तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ पैरानॉर्मल एक्टिविटी 2 टोक्यो नाइट फिल्म को। और इसको बाकी फिल्म की तरह मत समझना, ये मूवी पैरेलली उन सभी के साथ चल रही है। ये मूवी किसी ने भी एक्सप्लेन नहीं करी है, बहुत सारे लोगों ने मिस कर दी है। इनफैक्ट मैंने खुद मिस कर दी थी यहाँ पर। तो ये मूवी काफी ज्यादा बढ़िया होने वाली है। इसके अंदर जो टाइमलाइन होने वाली है वो 2010 की होगी और पहली मूवी 2007 में आई थी। और यहाँ पर पार्ट 1 में जो कीटी थी उसका भी लिंक यहाँ पर दिखाया गया है, तो आपको काफी मजा आने वाला है। और अगर आपको ओल्ड वाइब्स वापस मिलती हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, क्योंकि मुझे तो पर्सनली ये मूवी काफी बढ़िया लगी। सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जो 2007 वाली पैरानॉर्मल एक्टिविटी थी उसकी कहानी सैन डिएगो कैलिफोर्निया की थी। और ये वाली जो मूवी है उसकी शुरुआत भी सैन डिएगो कैलिफोर्निया के अंदर ही होती है, लेकिन उसके बाद में फिर जापान के अंदर मूवी आ जाती है। लेकिन वो आपस में कैसे कनेक्टेड होता है आपको इस मूवी के अंदर एक्सप्लेनेशन में अच्छे समझ में आ जाएगा। लेकिन शुरुआत जो हुई है वो सैन डिएगो कैलिफोर्निया से ही हुई है और सारी की सारी जड़ें वहीं से जुड़ी हुई हैं। और दोस्तों मैंने हाल ही में ब्रिज कर्स 2 को एक्सप्लेन किया है। अगर आपने उस मूवी को नहीं देखा है जाकर देख लेना, नेटफ्लिक्स पर धूम मचा रही है ये फिल्म। उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और हाँ, पैरानॉर्मल एक्टिविटी के सारे पार्ट्स को देख लेना, अदरवाइज आपको ये वाला पार्ट समझ में नहीं आने वाला। उन सभी का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में मिलेगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो भाई देखो, ये जो पैरानॉर्मल एक्टिविटी मूवी है ये जापान के अंदर घटित हो रही है। और जैसा कि आप जानते हो कि इन मूवीज के अंदर हमें कुछ दिन दिखाए जाते हैं जिसके अंदर कुछ लोग पजेस हो जाते हैं, जैसे कि 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए। इस मूवी के अंदर हमको 15 दिन दिखाए जाएंगे जहां पर एक लड़की पजेस हो जाती है। यहाँ पर मैं डे बाय डे चीजें नहीं लिखूंगा, लेकिन आप समझ जाना कि यहाँ पर जो कुछ भी पूरी मूवी के अंदर घटित हुआ है वो 15 दिनों के अंदर हुआ है। खैर, अब कहानी की शुरुआत में हम हारुका नाम की एक जापानीज लड़की को अपने घर जापान वापस लौटता हुआ देखते हैं, क्योंकि उसका हाल ही में ही कार एक्सीडेंट हुआ था जिसके अंदर उसके दोनों पैर बुरी तरह से घायल हो चुके थे। इससे पहले हारुका अपनी स्टडीज के लिए कैलिफोर्निया में रह रही थी, पर एक्सीडेंट होने के बाद में उसने अपने घर के अंदर ही कुछ समय बिताना सही समझा। खैर, अब हम हारुका के भाई कोइची को देख पाते हैं जो कि हर एक मोमेंट को रिकॉर्ड करता रहता है। और हमें पूरी मूवी के अंदर जो कुछ भी देखने को मिलने वाला है वो सब कोइची की ही वीडियो रिकॉर्डिंग्स होंगी। और आपको याद होगा कि पैरानॉर्मल एक्टिविटी मूवीज के अंदर ऐसा ही होता है, किसी का बॉयफ्रेंड रिकॉर्ड करता है, किसी का हस्बैंड, किसी की बहन या फिर किसी के दोस्त। और मैं आशा करता हूँ कि आपने इससे पहले मेरे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के सारे पार्ट्स को देख रखा होगा, क्योंकि अगर आपने देखा है तो आपको ये मूवी बहुत ही अच्छे से समझ में आएगी कि यहाँ पर पार्ट 1 का पार्ट 2 का अच्छा लिंक दिखाया गया है। लेकिन अगर आपने वो मूवीज नहीं देखी हैं तो जाकर देख लेना, अदरवाइज आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी। अब कोइची अपनी बहन के घर आने से बहुत ही ज्यादा खुश होता है, जिस वजह से वो उसके लिए डिनर बनाता है और उसके हर मोमेंट को रिकॉर्ड कर रहा होता है। अब डिनर करते वक्त इनके डैड शिगेयुकी जो होते हैं वो इनको ये बताते हैं कि अगले लगभग 1 हफ्ते के लिए वो अपनी बिजनेस मीटिंग्स की वजह से अब्रॉड में रहेंगे, तो कोइची ही तब तक हारुका का ख्याल रखेगा। अब अगले दिन इनके पिता अपने काम के लिए अब्रॉड चले जाते हैं और उनके पीछे कोइची हारुका का ख्याल रखना शुरू कर देता है, क्योंकि बिना व्हीलचेयर के हारुका अपनी जगह से हिल भी नहीं सकती थी। अब तभी हारुका कोइची से ये कहती है कि मेरी व्हीलचेयर अपने आप जगह बदल रही है। वो बोलती है कि रात में सोने से पहले वो उसके बेड के पास ही थी, लेकिन सुबह वो विंडो के पास चली गई। कोइची को भी ये बात काफी अजीब लगती है और वो मजाक में ये कहने लगता है कि ये किसी स्पिरिट का काम है। अब इस बात को साबित करने के लिए मजाक में ही कोइची रात में हारुका के कमरे में एक कोने में नमक रख देता है, ये देखने के लिए कि नमक अपनी जगह से हिलता है कि नहीं, क्योंकि स्पिरिट्स नमक की तरफ अट्रैक्ट होती हैं। और मेरे ख्याल से यहाँ पर कोइची ये कहना चाहता था कि जो स्पिरिट्स होती हैं वो नमक के घेरे के इर्द गिर्द नहीं आ सकती हैं, उसको पार नहीं कर सकती बेसिकली। जिसके बाद ये दोनों सो जाते हैं और हारुका सुबह काफी डर जाती है, क्योंकि नमक पूरी तरह से बिखरा पड़ा था, यानी कि ये स्पिरिट या फिर डीमन जो कोई भी है वो काफी ज्यादा पावरफुल है। अब हारुका को पहले ये लगता है कि ये कोइची ने किया होगा, लेकिन वो ये कहता है कि उसने ऐसा नहीं किया है। और सच जानने के लिए ये कैसे हुआ होगा, कोइची अपने कैमरा की रिकॉर्डिंग्स को चेक करता है, क्योंकि उसने सोने से पहले उसी जगह पर कैमरा लगा दिया था। लेकिन कैमरा की रिकॉर्डिंग देखने के बाद में इन्हें और भी ज्यादा बड़ा झटका लगता है, क्योंकि रिकॉर्डिंग में ये साफ साफ दिखाई दे रहा था कि नमक अपने आप अपनी जगह से हिल रहा है, जैसे कि कोई शक्ति उसे हिला रही है। ये देख कोइची को पूरा विश्वास हो जाता है कि यहाँ सच में कोई स्पिरिट है, लेकिन हारुका अब भी इस बात को मानना नहीं चाहती थी। अब कोइची फिर से उससे ये कहता है कि अब से मैं रात में तुम्हारे रूम की भी रिकॉर्डिंग करूंगा, ताकि हमें पता चल सके कि यहाँ पर सच में कोई स्पिरिट है भी या फिर नहीं। जिस पर हारुका पहले तो मना करती है, लेकिन अपने भाई के रिक्वेस्ट करने पर वो मान जाती है। अब अगली सुबह कोइची हारुका के रूम की पिछली रात की रिकॉर्डिंग चेक करता है, तो उसके अंदर उसे एक बहुत ही डरावनी और अजीब सी आवाज सुनाई देती है।
जिसको सुनते ही कोइची ये कहता है कि ये जरूर उस स्पिरिट की आवाज है और ये पक्का कोई नेगेटिव एनर्जी है, यानी कि कोई डीमन है। जिस पर हारुका का भी ये कहना था कि हो सकता है कि ये आवाज बाहर से आई हो और स्पिरिट ऐसी आवाजें क्यों निकालेगी। जिसके बाद कोइची हारुका से ये कहता है कि मुझे एक और चांस दो, इस रात मैं सच में तुम्हें साबित कर दूंगा कि यहाँ पर पक्का कोई स्पिरिट है। लेकिन हारुका नहीं चाहती थी कि कोइची उसके कमरे में वापस से रिकॉर्डिंग करे, जिस वजह से दोनों में बहस होने लगती है और कोइची उससे ये पूछता है कि अगर तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास नहीं है तो ये बताओ कि ऐसी अजीब चीजें कैसे अचानक से घर के अंदर घटित हो रही हैं, कैसे चीजें अपनी जगह से मूव कर रही हैं। अब दोनों इस पर बात कर ही रहे होते हैं कि तभी डिनर टेबल पर रखा हुआ कांच का ग्लास अपने आप फूट जाता है और ये बहुत ही जल्दी होता है और दोनों को ही समझ में नहीं आता कि ऐसा अचानक से कैसा हुआ। एंड मैं समझता हूँ कि आपने पैरानॉर्मल एक्टिविटी के स्टार्टिंग के पार्ट्स देखे होंगे, उसके अंदर चीजें ऐसे ही शुरू होती हैं। अब इतना सब हारुका के लिए भी काफी था ये समझने के लिए कि यहाँ पर उन दोनों के अलावा कोई और एंटिटी भी है, यानी कि कोई इंसान नहीं बल्कि कोई ऐसी तीसरी शक्ति जो कि इस दुनिया की नहीं थी। अब कोइची वापस रात में हारुका के कमरे में कैमरा लगा देता है और उस रात हम रिकॉर्डिंग में ये देखते हैं कि हारुका के कमरे का दरवाजा अपने आप खुल रहा था। खैर अगले दिन कोइची के दो दोस्त नागोशी और मिसुजू उससे मिलने आते हैं उसके घर पे और नागोशी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आया हुआ था। दोनों के लिए हारुका बड़ी बहन जैसी होती है, इसलिए हारुका को देखते ही दोनों उससे बातें करने लगते हैं। अब इन बातों के दौरान उन सभी को पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के बारे में पता चलता है जो कि पिछले कुछ दिनों से इस घर के अंदर घट रही थी। कोइची उन्हें वो नमक वाली वीडियो भी दिखाता है, जिसके बाद मिसुजू हारुका के कमरे में जाती है क्योंकि उसे गोस्ट, डार्क एनर्जीज, इन सभी चीजों के बारे में नॉलेज थी। मिसुजू को उस कमरे में अजीब सी घुटन होती है, जिस वजह से वो वहां से मेन हॉल में वापस आ जाती है, पर आते ही वो जोरों से चिल्लाने लगती है और उसके मुंह से हल्का सा फोम बाहर आता है। मिसुजू इससे बहुत डर जाती है और उसी वक्त बिना कुछ कहे इस घर से जाने लगती है, जिसके पीछे नागोशी और उसकी गर्लफ्रेंड भी मिसुजू के साथ डरते हुए वहां से चले जाते हैं। यानी कि यहाँ पर इतनी ज्यादा गड़बड़ थी कि अनजान लोगों ने भी उसको महसूस कर लिया। अब इससे हारुका और कोइची बहुत डर जाते हैं क्योंकि अब ये डीमन धीरे धीरे अपने डरावने रूप में आ रहा था। ये चीजें आगे और भी ज्यादा डरावना रूप लेती जाती हैं जब रात में अचानक से ही रेडियो अपने आप ऑन हो जाता है, लाइट बल्ब्स अपने आप ऑन ऑफ होने लगते हैं और यहाँ तक कि कोइची और हारुका के फोटो फ्रेम्स भी अपने आप टूटने लगते हैं। और ऐसा पार्ट 1, पार्ट 2 इनफैक्ट सारे पार्ट्स में होता है, यानी कि जो भी रिलेटिव्स होते हैं उनके सारे के सारे फोटो फ्रेम्स अपने आप टूट कर खत्म हो जाते हैं। बेसिकली ये डीमन इनको अंदर से तोड़ रहा था और हारुका को अलग ले जाना चाहता था। अब कोइची ये सब देखकर शिंतो प्रीस्ट को कांटेक्ट करता है ताकि वो उनके घर पर प्यूरिफिकेशन सेरेमनी परफॉर्म कर पाए। बेसिकली उनके घर को सभी नेगेटिव एनर्जी से दूर करके वापस पहले जैसा कर दे, जिसके लिए प्रीस्ट मान जाते हैं या फिर ये कहें कि एग्जॉर्सिस्ट मान जाते हैं, पर किसी काम की वजह से वो 2 दिन बाद ही उनसे मिलने आ सकते थे। खैर अब उसी रात कोइची अपने कमरे के अंदर भी कैमरा लगाता है और दोनों कमरों में एक साथ रिकॉर्डिंग्स हो रही थी। तभी अचानक से ही आधी रात में हारुका जोरों से चिल्लाने लगती है, जिसको सुनकर कोइची भागते हुए उसके कमरे में जाता है, जहां पर हारुका बार बार यही कह रही थी कि उसने मुझे छुआ, उसने मुझे छुआ। अब कोइची हर जगह देख रहा होता है पर उसे वहां पर कोई भी नहीं दिखता। एंड ऑब्वियस ही बात है यहाँ पर ये दूसरे डायमेंशन की एंटिटी है, वो उसे कैसे दिखाई देती। हारुका तब भी यही कह रही थी कि वो यहीं पर है, पर वहां पर कोइची को रियल आंखों से कोई नजर नहीं आता। अब अगली सुबह कोइची अपने डैड शिगेयुकी को कॉल करके यहाँ की पूरी सिचुएशन बताता है और उन्हें जल्दी से जल्दी वापस आने के लिए कहता है। अब उसी दिन होता यह है कि जो प्रीस्ट यानी कि एग्जॉर्सिस्ट होता है वो घर पर आ जाते हैं और बिना देरी किए प्यूरिफिकेशन सेरेमनी शुरू कर देते हैं, जो कि कुछ देर तक चलती है और बिना किसी रुकावट के सेरेमनी पूरी भी हो जाती है। जिसके बाद प्रीस्ट दोनों को आशीर्वाद देते हैं और उन्हें ये कहते हुए वहां से चले जाते हैं कि अब वो डीमन या फिर स्पिरिट यहाँ से जा चुकी है और वो पहले जैसे आराम से रह सकते हैं। और आगे होता भी ऐसा ही है, जब सेरेमनी के अगले 4 दिनों तक घर में कोई भी अजीब या फिर डरावनी घटना नहीं घटती। अब दोनों को ही ऐसा लगता है कि जैसे उन्हें उस डीमन से छुटकारा मिल चुका है। अब उसी दिन इनके पिता भी घर लौट आते हैं और हारुका अपने डैड से माफी मांगती है कि उसकी वजह से उन्हें अपने काम को बीच में छोड़कर वापस लौटना पड़ा। अब यहाँ पर उनके पिता को जब ये बात पता चलती है कि सब कुछ सही हो चुका है तो वो हारुका से ये कहते हैं कि अब जैसे कि यहाँ पर सब कुछ ठीक है तो वो अगली सुबह ही अपने काम पर वापस लौट जाएंगे। अब उसी रात हम ये देखते हैं कि हारुका की व्हील चेयर फिर से अपने आप अपनी जगह से मूव कर रही है, जिसको देखकर हारुका और कोइची काफी डर जाते हैं क्योंकि उन्होंने सोचा था कि ये डीमन यहाँ से जा चुका है, लेकिन ऐसा नहीं था, वो कुछ दिन के लिए शांत हुआ था। अब कोइची हारुका से ये पूछता है कि डैड कहाँ पर है, जिस पर हारुका कहती है कि उन्होंने ये कहा था कि वो अपने बिजनेस मीटिंग के लिए सुबह ही वापस चले जाएंगे, तो अब तक तो वो चले गए होंगे। अब कोइची
कोइची इसके बाद प्रीस्ट को वापस कॉल लगाता है, लेकिन वहां से उसे सबसे बड़ा झटका लगता है कि ये डीमन इतने दिन तक वहां पर था और उसको ये पता चलता है कि उसकी 5 दिन पहले ही मौत हो गई। यानी कि डीमन ने सबसे पहले उसे ही खत्म कर दिया और उनकी मौत उसी रात हो गई थी जब वो यहाँ से सेरेमनी कंप्लीट करके अपने घर पहुंचे थे, जहां पर घर पर उनकी हार्ट अटैक से मौत हुई। और ऐसा भी पैरानॉर्मल एक्टिविटी मूवी के अंदर काफी होता है। जो भी यहाँ पर इस डीमन को ललकारने आते हैं उनकी ऐसे ही भयानक तरह से मौत हो जाती है, क्योंकि ये डीमंस जो होते हैं ना, एक बार जिसको चुन लेते हैं उसका पीछा आसानी से नहीं छोड़ते। अब इस बात को सुनकर दोनों भाई बहन बुरी तरह से कांपने लगते हैं, क्योंकि ये समझना ज्यादा मुश्किल नहीं था कि अचानक से प्रीस्ट की मौत कैसे हो गई, वो भी सेम डे जब वो प्यूरिफिकेशन करके गए थे, जिसका जवाब साफ था कि उसी डीमन ने प्रीस्ट को खत्म कर दिया क्योंकि वो उनकी मदद करने आए थे। अब उसी रात चीजें फिर से डरावनी होने लगती हैं, लेकिन अब ये काफी ज्यादा वायलेंट हो जाती हैं। उस रात हारुका पर वो डीमन हमला करता है और उसे बाल से घसीटकर उसके बिस्तर से नीचे गिरा देता है। कोइची जब हारुका की आवाज सुनता है तो वो भागते हुए उसके कमरे की तरफ जाने लगता है, पर कोइची के खुद के कमरे का दरवाजा नहीं खुल रहा था और किसी तरह वो दरवाजे को खोलता है और हारुका को जाकर संभालता है। जिसके बाद हारुका को नींद ही नहीं आती और वो कोइची को बहुत बड़ा सच बताती है। वो कोइची से ये कहती है कि ये डरावनी चीजें मेरे साथ यहाँ आने से पहले से हो रही थी, यानी कि ये चीजें यहाँ पर आने के बाद नहीं हुई, ये पहले से होती आ रही थी। हारुका का ये कहना था कि एक्सीडेंट के बाद उसे एक अमेरिकन हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था और वहीं से ये चीजें होना शुरू हो गई। उसको ये लगा कि शायद से ये चीजें यहाँ पर आकर रुक जाएंगी, क्योंकि हो सकता है कि ये डरावनी चीजें उस हॉस्पिटल से जुड़ी हों, लेकिन अब उसको ये लगता है कि ये चीज उस एक्सीडेंट की वजह से आई है। जिसके बाद हारुका उस न्यूज आर्टिकल को चेक करने लगती है जिसके अंदर केटी सान के मर्डर केस के बारे में लिखा हुआ था, क्योंकि जिस लड़की के साथ हारुका का एक्सीडेंट हुआ था वो केटी ही थी। अब हारुका जब हॉस्पिटल में थी तो उसको पता चलता है कि केटी की कुछ ही दिनों बाद मौत हो चुकी है, जिसके बाद ये न्यूज सामने आई कि केटी एक डीमन के द्वारा पजेस हो रखी थी और उसने उसी पोजीशन में आकर अपने बॉयफ्रेंड को भी मार दिया था। और ये केस वही 2007 वाला है जहां पर केटी थी। आपको याद होगा कि 2007 वाली मूवी के अंदर केटी ने अपने बॉयफ्रेंड को खत्म कर दिया था, जिसके बाद उसके वेयर अबाउट्स पता भी नहीं चले थे। इनफैक्ट उसने जाकर अपनी बहन को भी खत्म कर दिया था और बाकी सबको मार दिया था और उसके बच्चे को अपने साथ रख लिया था। इनफैक्ट यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि केटी की मौत यहाँ पर खाली दिखाने के लिए होगी कि ऐसी उसकी मौत हो गई, जबकि असल में वो आज तक जिंदा थी, क्योंकि वो अपना नाम बदल कर रह रही थी। और आप जानते हो कि ये सब कुछ और नहीं बल्कि इनके खानदान की लड़कियां सारी की सारी विचेस थी, यानी कि केटी के खानदान की। अब यहाँ पर देखो सीन ये है कि जो केटी की माँ थी ना, उन्होंने डेविल से डील करी थी, या फिर उनके भी एंसेस्टर्स ने डील करी थी डेविल से, कि जब भी इनके यहाँ पर कोई बच्ची पैदा होगी तो उसको डेविल को दे दिया जाएगा। अब यहाँ पर डेविल का प्लान खाली इतना सा नहीं था, वो ये चाहता था कि जितनी भी यहाँ पर लड़कियां होंगी वो सभी डीमन के द्वारा पजेस कर दी जाएंगी। उनके पास विच क्राफ्ट की शक्तियां होंगी, जिसके चलते ये किसी खास बच्चे को चुनेंगे जिसके अंदर डेविल को इंसानी शरीर दे दिया जाएगा। और ऐसा अंत में होता भी है पैरानॉर्मल एक्टिविटी के अंदर। मैंने सारी की सारी मूवीज को ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है, वहां पर आप सारी चीजें समझ जाओगे। और यहाँ पर ये चीज जो हो रही है ना, वो पैरेलली चल रही है। यहाँ पर ये सभी लड़कियों को काइंड ऑफ पजेस करके विच बना रहे थे, डीमन आर्मी बना रहे थे। और यहाँ पर ऐसा हारुका के साथ में भी हो रहा था। एंड आई एम 100% श्योर कि हारुका किसी स्पेशल डेट पर पैदा हुई होगी, जिसके चलते उसके साथ ऐसा हो रहा था। और ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हिडन है, स्पेशल है, आपको ये गूगल पर या फिर कहीं और नहीं मिलेगी। एनीवेज अब यहाँ पर हारुका इन सबसे ये समझ पाती है कि ये डीमन उस एक्सीडेंट की वजह से उसकी तरफ आ चुका है, लेकिन यहाँ पर इसका मोटो कुछ और ही था जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। यानी कि अब इस डीमन ने हारुका को अपना नेक्स्ट विक्टिम चुन लिया था और यहाँ पर ये भी डीमन आर्मी का हिस्सा बनने वाली थी। अब हारुका फिर से अपने पिता को कॉल लगाती है, पर कई बार कॉल करने के बावजूद भी कोई सामने से कॉल पिकअप नहीं करता। खैर अब आधी रात में हारुका के चिल्लाने की आवाज पूरे घर में गूंजने लगती है, जिसके बाद कोइची उसके कमरे में जाता है, पर वहाँ हारुका नहीं रहती। कोइची फिर उसे ढूंढते हुए नीचे आता है और हारुका उसे बैकयार्ड में व्हील चेयर पर बैठी रोती हुई दिखाई देती है। अब कोइची उसके पास जाता है और हारुका उसको ये बताती है कि उसने मुझे हाथ पर काटा है। हारुका के हाथ पर सच में किसी के काटने का निशान था और इतना कहकर हारुका बेहोश हो जाती है। और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये भी पैरानॉर्मल एक्टिविटी मूवी के अंदर एक सिग्नेचर मूव है डीमन का। वो काट कर यहाँ पर मार्क कर लेता है उस पर्सन को जिसको वो पजेस करने वाला है। अब अगली सुबह कोइची हारुका के हाथ में एक होली क्रॉस रख देता है और उसके लिए कुछ खाने के लिए लेने जाता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि हारुका के हाथ से वो क्रॉस गिर पड़ता है और उस क्रॉस में आग लग जाती है। मतलब कि आप समझ रहे हो कि ये डीमन कितना ज्यादा खतरनाक है, और मुझे लगता है कि ये वन ऑफ द 7 किंग्स ऑफ डीमंस में से एक है। मतलब देखो यहाँ पर मैंने सारे पार्ट्स देखे हैं और आपको समझाए भी हैं, तो मुझको ये मूवी काफी अच्छे से समझ में आ रही है और आप भी समझ सको, इसलिए सारे पार्ट्स अच्छे से देख लेना।
इनफैक्ट यहाँ पर खाली उस क्रॉस के अंदर आग नहीं लगती, वहाँ पर इतनी ज्यादा डिमोनिक फोर्स थी कि कमरे की जो खिड़कियां होती हैं अपने आप ही टूट जाती हैं। कोइची ये देखकर बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है, लेकिन वो इसके लिए कुछ भी नहीं कर सकता था। मतलब यहाँ पर जो प्रीस्ट होता है, एग्जॉर्सिस्ट होता है, वो कुछ नहीं कर पाया, उसकी हार्ट अटैक से मौत हो गई। तो यहाँ पर ये बेचारा क्या ही कर पाता, बिल्कुल बेबस हो गया था यहाँ पर वो। खैर उसी रात हम ये देख पाते हैं कि हारुका पूरी तरह से पजेस हो चुकी है और उसी हालत में वो चलते हुए कोइची के कमरे में आती है, जबकि उसके दोनों पैर इंजर्ड थे, लेकिन अब उसकी रगों में डिमोनिक खून दौड़ रहा था। और ये पैरानॉर्मल एक्टिविटी मूवी का सबसे खतरनाक सीन होता है, क्योंकि हारुका वहां पर खड़े होकर लगातार कोइची को ही देखे जा रही थी एंड हम एज अ व्यूअर ये सोच रहे होते हैं कि अगले पल क्या होने वाला है। हालांकि हारुका कोइची को बिना कुछ कहे या फिर किए वहां से चली जाती है, पर कुछ देर के बाद में हॉल से फिश टैंक के टूटने की आवाज आती है, जिससे कि कोइची जाग जाता है और वो हॉल में आता है, जहां पर जाते हुए उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं, क्योंकि उसके सामने ड्रॉर में उसके पिता शीगे युकी की डेड बॉडी पड़ी थी। यानी कि उनके पिता उस दिन घर लौटने के बाद अगली सुबह अपनी मीटिंग पर गए ही नहीं थे, बल्कि उसी रात इस डीमन ने उस पर हमला करके उसे मार दिया, या फिर ये कहें कि यहाँ पर हारुका ने ही उसको मार दिया था और उसकी डेड बॉडी को छुपा दिया। तभी तो यहाँ पर हारुका ने ये बोला कि उसके पिता अगली सुबह ही चले गए होंगे, जो कि श्योरली मुझे लगता है कि हारुका को पजेस करके डीमन ने करा है। कोइची ये देख ही रहा होता है कि तभी उसके सर पर पीछे से हारुका हमला करती है, जिससे कि वो भी वहीं पर गिर पड़ता है, जिसके बाद किसी तरह वो खुद को संभालते हुए वहां से भागता है और घर से बाहर आकर जल्दी से एक टैक्सी में बैठ जाता है। अब इस टैक्सी ड्राइवर को कोइची जल्दी से टैक्सी वहां से भगाने के लिए कहता है, पर तभी उनकी टैक्सी के सामने हारुका आ जाती है और गलती से ड्राइवर हारुका को उड़ा देता है, जिसके साथ ये सीन कट हो जाता है। अब अगले सीन में हम कोइची को देख पाते हैं, जहां पर वो हारुका की डेड बॉडी को देखने एक सेपरेट रूम में अकेला जाता है, यानी कि उसी एक्सीडेंट में हारुका की मौत हो गई होगी। पर कोइची और हम सभी पूरी तरह से हैरान रह जाते हैं जब हम ये नोटिस करते हैं कि डेड बॉडी हारुका की नहीं बल्कि उस टैक्सी ड्राइवर की है, यानी कि उस डीमन ने उस ड्राइवर को ही मार दिया। अब कोइची इससे पहले वहां से भाग पाता कि तभी कोई अंधेरे की तरफ उसे खींचने लगता है, जिसके साथ कोइची हमेशा के लिए उस अंधेरे में चला जाता है। अब मूवी के एंडिंग सीन में हम हॉस्पिटल के सीसीटीवी रिकॉर्डिंग को देख पाते हैं, जहां पर पजेस्ड हुई हारुका खड़ी हुई थी और हमको ये बताया जाता है कि अगले दिन हॉस्पिटल में कोइची की लाश मिली और शीगे युकी की डेड बॉडी घर पर मिली, लेकिन अभी भी हारुका मिसिंग है। यानी कि ये डीमन इतना खतरनाक था कि यहाँ पर वो टैक्सी ड्राइवर मारा गया, लेकिन हारुका बच गई थी और बूम, ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी पैरानॉर्मल एक्टिविटी टोक्यो नाइट फिल्म की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी। मुझे तो ये मूवी काफी इंटरेस्टिंग लगी, ओल्ड वाइब्स वापस आ गई थी पूरी। एंड हाँ, एक और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन ये है कि आपने पैरानॉर्मल एक्टिविटी पार्ट 3 के अंदर अंत में देखा हो कि ढेर सारी लड़कियां पजेस्ड हालत में आती हैं वहां पर हमला करने के लिए। तो मेरे ख्याल से उसके अंदर भी हारुका जरूर होगी, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर डेविल जो है वो डीमंस और विचेस की आर्मी बना रहा था ताकि वो धरती को टेक ओवर कर पाए। बाकी सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पर इस मूवी के अंदर अच्छे से एक्सप्लेन कर दी हैं, आपको ज्यादा थियोरीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी सारी चीजें आपको कनेक्शन में देखनी है तो आप पैरानॉर्मल एक्टिविटी 1 से लेकर बाकी सारे पार्ट्स को देख सकते हो। उन सभी वीडियोस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए